बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद है ईसा नकवी साहब। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ा करारदाद किसकी है? अपोजिशन की, तहरीक इंसाफ की। तहरीक इंसाफ मूव कर रही है। अब पीपल्स पार्टी के पास चॉइसेस हो गई हैं, गुंजाइश हो गई है खत्म। अगर वो इस करारदाद की हिमायत नहीं करती, जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सियासी मौत तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हो चुकी है, लेकिन सिंध की हद तक में लेकिन बात यह है कि फिर आप ये सोच लें कि आपने जो सिंध का एक मखसूस एरिया जहां पर भुट्टो के नाम पर आज भी वोट डलता है, वो लोग खड़े हुए हैं इनके खिलाफ, इन नहरों के खिलाफ। अब बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखिए मैंने फीडबैक लिया जो अभी 4-5 अप्रैल को पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद थे, उन्होंने जो फीडबैक दिया वो बड़ा खौफनाक फीडबैक, गड़ी खुदा बख्श। हाँ, उन्होंने कहा कि सिंध का जो इस वक्त नब्ज है ना, वो कुछ और बता रही है। वो ये बता रही है कि अगर पीपल्स पार्टी इस मामले पर लचक दिखाती है और लोगों को उनकी ये डबल गेम इसी तरीके से इस्टेब्लिश होती हुई नज़र आती है, तो फिर पीपल्स पार्टी का सहारा वाहिद यही है कि फॉर्म 47 उनको हाथ में पकड़ा दे, वो फिर फेयर एंड स्क्वायर तरीके से इलेक्शन नहीं जीत सकते वहाँ। तो अब जब ये करारदाद पेश होगी, पीपल्स पार्टी क्या करेगी? पीपल्स पार्टी अगर इस करारदाद के खिलाफ वोट देती है, मुश्किल में डाल दिया पाकिस्तान तहरीक। अगर खिलाफ वोट देती है तो सिंध के अवाम उनको पड़ जाएंगे। अगर वो इस करारदाद के हक में वोट देती है, सिंध के अवाम खुश हो जाएंगे। लेकिन इधर नून लीग का, फिर नून लीग का क्या होगा? हुकूमत जो है, हुकूमत जब करारदाद को पेश किया जाएगा कि जनाब इसके ऊपर बताएं कौन है इसकी फेवर में, आईएस कौन कह रहा है, नो कौन कह रहा है। आईएस कहने वालों में हुकूमत के अगर सिर्फ वो भी आपको पता है कि पूरे नहीं होते। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कोरम की जब निशानदेही, अपोजिशन वॉकआउट करके कोरम की निशानदेही कर दे, उनके पास 86 बंदा पूरा नहीं होता। कोरम उनके पास पूरा नहीं होता, इजलास नहीं चल सकता। तो चले हुकूमत पकड़ धकड़ के अपने सारे लोगों को लाकर उनसे भी वोटिंग करवा ले। पीपल्स पार्टी अगर अपोजिशन के साथ जाकर खड़ी होगी, हुकूमत बन जाएगी अक़लियत। हुकूमत का एक मरतबा फिर जो साख है वो बहुत हैरान कुन तौर पर एक्सपोज हो जाएगी। इत्तेहाद का वोट कहा जा सकता है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी अगर ये करेगी तो जाहिर है कि फिर वो जिनकी गुड बुक्स में होने की वजह से 2.5 साल के फॉर्मूले डिस्कस होते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के एक वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, तो वो फिल वक्त तो वो प्लान जो है वो पसे पुश चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो ये अचानक से ये मूव होने के बाद पीटीआई ने बेसिकली, अब जाहिर है कि डेलिब्रेट एफर्ट था या क्या था, लेकिन उन्होंने स्मार्ट मूव की है और उस स्मार्ट मूव से पीपल्स पार्टी को एक ऐसी पोजीशन में डाल दिया। दूसरा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उसकी हुकूमत भी एक्सपोज होगी। अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में क्या करना होता है? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो आईने पाकिस्तान है उसकी कंपोजिशन क्या है कि उसमें होगा कौन? वज़ीर-ए-आज़म उसका चेयरमैन होगा, उसमें तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर्स मौजूद होंगे और 3 वफाकी काबीना के लोग हैं जिनको हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट करेगी टाइम टू टाइम कि इस मरतबा चले इसहाक डार, मोहम्मद औरंगज़ेब और फलां बंदा हो जाए, इस दफ़ा वाटर एंड पावर के मिनिस्टर को डाल दो, फलां को डाल दो, और वोटिंग के ज़रिए बाय मेजॉरिटी डिसीजन होना है। अब जब बाय मेजॉरिटी डिसीजन होना है तो जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और 3 मिनिस्टर्स, नंबर तो उनका हावी है जी। पीटीआई क्योंकि मूवर है, पीटीआई तो अली अमीन गंडापुर का वोट किसी भी सूरत उसकी फेवर में नहीं जाएगा। कैनाल्स की पीछे बच जाएंगे 2 वज़ीर आला, और वो वज़ीर आला हैं सिंध के और बलूचिस्तान के। अब सिंध और बलूचिस्तान के जब आप वज़ीर आला की बात करते हैं, बलूचिस्तान का भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और सिंध में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अगर ये वोट नहीं देते इसके फेवर में और वो अली अमीन गंडापुर के साथ मिलकर वोट देते हैं, ये 3 वोट ये जहन में रखिएगा कि ये 3 वोट भारी हैं शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और उनके 3 अपॉइंटेड वज़रा से, क्योंकि वो वज़रा भी उनके झंडे भी पीपल्स पार्टी के वोट की मरहूने मिन्नत हैं। और अब पीपल्स पार्टी
बादल नखास्ता जिसको कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, उनको इस मामले के ऊपर पोजीशन लेनी पड़ेगी। अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो पाकिस्तान का आइन है उसके मुताबिक हर 90 दिन में एक इजलास बुलाना जरूरी है, लेकिन यहाँ तो बहुत मुद्दत हो इजलास हो गई ही है, नहीं रहा। आप उसकी खत भी लिख रहे हैं बार आप देखें ना, लास्ट आपको याद होगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो जो इंतखाबात के कहीं हुआ था मर्दमशुमारी जो मर्दमशुमारी का जो मामला था ना 2023 5 जुलाई 2023, बिल्कुल ऐसा ही है, जिस दिन गालिबन इमरान खान के हवाले से गिरफ्तारी वाला मामला, बिल्कुल वैसे ही है। उस वक्त हुआ था इजलास, प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, और उस वक्त काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बुलाकर मर्दमशुमारी को अप्रूव किया गया था, उसको नोटिफिकेशन किया गया था, उसी की बुनियाद पे इलेक्शंस डिले किए गए थे। उसके बाद से मेरा नहीं ख्याल कि जरदारी साहब खामोश। अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट देखें, जरदारी साहब जाहिर है कि उनकी बीमारी के हवाले से इतलात थी हैं कि वो बीमार हैं, तो वो खामोश हैं, लेकिन अब ये खामोशी जो है ना वो बहुत बड़े सन्नाटे में तब्दील हो सकती है। खामोश रहना अब ऑप्शन नहीं है। पीपल्स पार्टी के हवाले से जो अब इस सारे बिल वाले मामले पे, और जब आप इसके तमाम चीज़ों को पढ़ते हैं कि जो इसके फंक्शंस हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, और ख़ास तौर पर जो कंप्लेंट्स एज टू इंटरफेरेंस विद वाटर सप्लाईज, उस वाले मामले के ऊपर ये हर सूरत में बुलाना पड़ेगा। देखें, हुकूमत के पास ऑप्शंस दो ही, एक ये कि देखें इसको इल्तवा में डाला हुआ था, पीपल्स पार्टी एहतजाज करती रहे। माजी में आपको याद होगा विकी लीक्स आई थी एक मरतबा, उसमें ये इंकशाफ हुआ था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जरदारी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के सदर थे, ड्रोन हमले हुआ करते थे। तो विकी लीक्स के मुताबिक अमेरिका को उस वक्त की हुकूमत ने कहा था आप ड्रोन हमले करते रहें, हम मजम्मत करते रहेंगे, दोनों का काम चलता रहेगा, हम अपनी लोकल ऑडियंस को सर्व कर लेंगे, आप अपना काम निकाल लेंगे। ये बकौल विकी लीक्स। अब यहाँ पर मामला ये हो रहा था कि पीपल्स पार्टी अपनी सिंध की ऑडियंस को खुश करने के लिए बयानात तो दे रही है, साथ साथ बयान भी दे दिया, को थोड़ी सी सख्त बात भी कर दी, बिलावल की तकरीर नहीं चलाई, शाजिया मरी ने कहा कि डीजी रेडियो को बरतरफ कर दिया जाए, उनके खिलाफ फलां कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, इस किस्म की तकरीरें तो करते हैं। लेकिन होता क्या है, जब भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो एक दूसरे के खिलाफ दस्तों गिरेबान होते हुए नज़र आते हैं, फिर अचानक से नून लीग का एक डेलीगेशन जो है वो जाकर या पीपल्स पार्टी से मिलता है या पीपल्स पार्टी, पता चलता है कि वो जनाब हमारा जो पावर शेयरिंग फार्मूला था उसमें वो नई गाड़ियाँ आपको दे देंगे, वो बजट दे देंगे, फलां चीज़ दे देंगे, और पीपल्स पार्टी जो है वो लॉलीपॉप लेके खुश बाहर आ जाती है, लेकिन आपकी बार फिर ठंडा हो जाता है। लेकिन अब तो आप ये मामला जो है वो बहुत सख्त हो जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के इस अनहोली अलायंस इसको कहते हैं ना, कि जैसे कहते हैं कि एक अननेचुरल अलायंस। ये जो सब इस अमल में आपने गड़ी खुदाबख्श का जिक्र किया था, सैम डे जुल्फ़िकार जूनियर की भी प्रोग्राम था, और ये बताया जा रहा था कि वहाँ लोग ज़्यादा थे, बिलावल नहीं, लोग ज़्यादा नहीं हो नहीं सकता। देखें, लोग ज़्यादा नहीं थे, लोगों ने उनकी तकरीर को थोड़ा ज़्यादा सराहा। अच्छा, बट मैंने सिंध में ट्रैवल भी किया है, पीपल्स पार्टी को बहुत अरसा कवर भी किया है। सिंध में जो जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर है वो फ़िलहाल को बहुत एज ऑफ नाउ वो कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है। जो बिलावल भुट्टो है या उनका ख़ानदान है, जरदारी ख़ानदान है, अभी तक उसने टेक ओवर किया हुआ है। लेकिन ये ऑड्स कब तब्दील हो जाएं, इसी कनाल्स के मामले पर ही हो जाएं या कब हो जाएं, बट आप ये देख लें कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है इसने हुकूमत को भी एक मरतबा जो है मखमसे में डाल दिया, क्योंकि ये मामला लीड अप कर सकता है बजट के ऊपर पीपल्स पार्टी की हिमायत, और पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर बजट पास नहीं हो सकता। और बजट पास ना होने का क्या मतलब है? हुकूमत का अकलियत में मतलब हुकूमत का जाना दलन तख्ता। तो ये अगरचे पीपल्स पार्टी जो है वो जितने भी लोग हैं वो उनको पूरा यकीन है कि पीपल्स पार्टी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन दूसरी तरफ भी तो सियासी मौत है ना। यानी उनको इतना यकीन है, मैं आपको बताऊं कि अभी तो एक रिसेंट मीटिंग हुई है ना जिसमें 9 अरब के फंड्स वो दिए गए। उससे पहले लास्ट ईयर 2024 के आखिर में एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2024 मुझे नून लीग की किसी शख्सियत ने बताया कि इसी तरीके से जब उनका दरमियान में झगड़े चले थे ना, और वो बयानात आए थे कि अता तारड़ नहीं कि अता तारड़ अपनी सीट नहीं जीता, अगर बिलावल नहीं जीते वहाँ पर जो है वो असल में तो पीटीआई वाला जीता है। फिर गवर्नर का स्टेटमेंट आया था
کہ پورا پاکستان ہی فارم 47 پہ ہے, یہ بھی فارم 47 پہ ہے. ندیم افضل چند کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ 1700 ارب کا اسکینڈل ہے. یہ سارے اسٹیٹمنٹ آئے تھے نا, تو پھر ایک میٹنگ شروع ہو گئی جی دوبارہ سے کہ نہیں جناب پاور شیئرنگ فارمولے کے اوپر بات کریں. اسحاق ڈار صاحب اس کی سربراہی کر رہے تھے, اور اس میں پنجاب کی نمائندگی, اگرچہ وہاں پر پنجاب میں ہونا آئیڈیلی یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب, کیونکہ گورنر پنجاب بھی جب اس میٹنگ میں موجود تھے, پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن موجود تھا, تو ادھر سے سی ایم پنجاب کو ہونا چاہیے تھا. پہلے تو سی ایم پنجاب نے اس قابل نہیں سمجھا پیپلز پارٹی کو کہ ہم اس میں شرکت کرتے ہیں. انہوں نے نومینیٹ کیا مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ شرکت کریں گی. مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ فزیکلی تو میں نہیں اویلیبل ہوں گی, تو وہ جو ہے ان کو ویڈیو کال پہ لینا تھا. انہوں نے ویڈیو کال ملائی گئی تو انہوں نے کیمرہ آن نہیں کیا, انہوں نے کہا میں آڈیو کے اوپر ہی ہوں. اچھا, تو وہ آڈیو کے اوپر انہوں نے شرکت کی, اور اس دوران گورنر پنجاب نے اپنی ڈھیر ساری شکایات جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب کے گوش گزار کی کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, فلاں بھی نہیں ہے, فلاں بھی چیز نہیں ہے, فلاں بھی چیز نہیں ہے. اور اسحاق ڈار صاحب نے اس ملاقات میں مریم اورنگزیب صاحبہ کو مخاطب کر کے کہا کہ مریم بی بی یہ دیکھ لیں کہ یہ کنسرنز ہیں جو کہے جا رہے ہیں, تو اس کے اوپر یہ کہ یہ باتیں ان معاملات کو بھی ذرا دیکھ لیں. تو اس پر میرے سورس کے مطابق مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ گورنر صاحب پلیز یہ اس میٹنگ کا سبجیکٹ نہیں ہے, تو we cannot talk about it. تو اتنی ایسی اگر آپ کو شٹ اپ کالز ملتی ہوں اور اس کے بعد بھی آپ ان کے ووٹ اینڈ سپورٹ کرنے کے اوپر مجبور ہوں, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. لہٰذا یہ بہت دور کی کوڑی ہے کہ پیپلز پارٹی کو بجٹ والے معاملے پہ کوئی چیز کرے گی, لیکن ہلچل ضرور ہوگی. ہلچل ضرور ہوگی. بہت شکریہ شاہ صاحب, مجھے اور شاہ صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.